में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में बरस रहे हैं मिसाइलें। युद्ध की चिंगारी भड़की हुई है, लाशों का ढेर लगा हुआ है और इस खतरे की आंच भारत तक ना पहुंचे, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हुए हैं और जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी है। और इसी पर आज अड़ी में हम बात करने वाले हैं। ग्लोबल युद्ध काल, भारत में चाहिए मजबूत सरकार। हमारे साथ खास मेहमान होंगे चर्चा के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको वॉर जोन की 6 बड़ी खबरें जल्दी से बता देते हैं। पहली खबर, मिडिल ईस्ट में आज की सबसे बड़ी खबर है। इराकी मिलिट्री बेस पर हवाई बमबारी हुई है। अज्ञात फाइटर जेट ने बरसाए हैं बम और बगदाद से 70 किलोमीटर दूर मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जिसमें जानकारी है कि 1 की मौत हुई है और 8 के घायल होने की खबर है। और इसी के साथ ही दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर, ईरानी फोर्स हशद अल शाबी का हवाई हमला, जिस तरह से बेस तबाह किया गया है। बड़ी तादाद में हथियार और बम बारूद नष्ट किए गए हैं। ईरान का समर्थक है हशद अल शाबी। अमेरिका इजराइल पर हमले का इसका शक जताया जा रहा है और लगातार ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से पूरे दुनिया में इस वक्त युद्ध और तबाही, विनाश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही हम तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का लेटेस्ट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हवाई हमले में एयरबेस पूरी तरह से तबाह हुआ है। कालसू एयरबेस पर हथियारों का गोदाम तबाह हुआ है और ये देखिए गोदाम तबाह होने की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग के साथ। चौथी बड़ी खबर यह कि इराक में हुई बमबारी पर बहुत बड़ा दावा हुआ है। हमले के लिए जॉर्डन से उड़ा था बॉम्बर। जॉर्डन के रुकबान इलाके के बुर्ज 22 बेस से उड़ा था बॉम्बर और इराक सिक्योरिटी सोर्स ने यह दावा किया है, जिसके जरिए यह इंफॉर्मेशन कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। यानी तबाही का पूरा साजो सामान कैसे नीति निर्धारक तरीके से आजमाया जा रहा है, उसके लगातार जो साक्ष्य हैं वो मिल रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इराक सिक्योरिटी सोर्स का दावा है, जिसकी तस्वीरें तबाही और बर्बादी को बयां करती। पांचवी बड़ी खबर, हमले के बाद इराक एयरबेस की लेटेस्ट तस्वीर आ गई है। स्क्रीन पर देखिए, बमबारी से एयरबेस पर बड़ा बना हुआ है गड्ढा और गड्ढे को देखकर ड्रोन अटैक की आशंका जताई जा रही है। यह तस्वीर आपके सामने आएगी इस ब्रेकिंग के बाद, जिसमें बमबारी से एयरबेस पर बहुत बड़ा सा गड्ढा, ये देखिए एरो के जरिए हम उस गड्ढे को दिखा रहे हैं। एयरबेस हमले में पूरी तरह से ये बेस तबाह हो गया है। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त इस युद्ध को और ज्यादा खौफनाक बनाती हुई। और इन तस्वीरों के साथ छठी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 24 घंटे में दहल गया मिडिल ईस्ट। 24 घंटे में मिडिल ईस्ट के 3 देशों पर हमला हुआ है। 24 घंटे में इजराइल का विध्वंसक काउंटर अटैक हुआ है। 24 घंटे में ईरान, इराक और सीरिया में अटैक हुआ है। 24 घंटे की इजरायली बमबारी से पेंटागन भी परेशान हो गया है। तो देखिए 6 ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा चुके हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। वो बड़ा पैनल जो इस वक्त दुनिया में किस तरह के युद्ध के हालात बने हैं उन पर तो तीखी और पैनी निगाह रखे हुए हैं। साथ ही भारत के लिए इन युद्ध के हालात में क्या संदेश है, मैं परिचय करवा देती हूँ। मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बाहर स्टूडियो से हमारे साथ नहीं है जो आसिफ रमीज दाऊदी, मिडिल ईस्ट मामलों के विशेषज्ञ हैं। लेकिन शुरुआत इस पैनल की प्रोफेसर अमिताभ जी मैं आपसे करना चाहती हूं। सर, सबसे पहले जो कंसर्न है वो भारत का कंसर्न है। ये इस वक्त जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में इसकी आंच भारत पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आंच तो जो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से हो सकता है वो आएगी और इसका इम्पैक्ट नहीं सिर्फ भारत पर बल्कि पूरे दुनिया पर होगा। लेकिन भारत पर इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि हम करीब 85 से ज़्यादा प्रतिशत अपने ऑयल या जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो बाहर से खरीदते हैं।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरह से तनाव बढ़ रहे हैं दुनिया में, वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो अब तक शांत पड़े थे उनको एक बल मिलेगा। और इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह के क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें इन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ को और बल मिलेगा और साथ साथ इनको आर्म सपोर्ट भी स्मगलिंग वे में आ सकता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर स्थायी सरकार भारत में नहीं रही तो इसका खामियाजा भारत सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है, चाहे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हों, कश्मीर में हो रहे हों, चाहे जो पाकिस्तान से आने वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका। तो इम्पैक्ट भारत पर तो पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे इस रीजन में, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में हर राज्य को भुगतना होगा। और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ ये स्थिति जो बनी है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में, वो जिम्मेवार होगा। मिडिल ईस्ट की आपने बात की है, मिडिल ईस्ट से खास तौर पर उन मामलों पर निगाह रखने वाले आसिफ रमीज साहब भी हमारे साथ हैं। आसिफ रमीज जी, जरा ये बताइए कि मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं, उनसे दूर जो बैठे हुए देश हैं वो ये समझे कि हमारी पॉकेट पर असर नहीं पड़ेगा, हमारी जान माल पर नुकसान नहीं होगा, ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो कितना गलत है उनकी सोच? नहीं, देखें, अगर जनरलाइज करेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर हम गल्फ कंट्रीज को थोड़ा सा उस पर फोकस करें तो उनकी सोच बिल्कुल वैसी नहीं है कि इसका असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है। क्योंकि देखें, आप तमाम स्टेटमेंट्स को भी देखें, डी एस्केलेशन की बात करें तो सब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी पूरी दुनिया में आज वॉर की स्थिति बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। सब चाह रहे हैं कि ये सोल्यूशन वॉर हो ही नहीं सकता। कैसे भी इस पे जो 3Ds पे मैं अक्सर बात करता हूँ, डायलॉग, डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन, जब उस पे बात होगी तभी जाके पूरी दुनिया में इसका असर जो है वो कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बात सब जानते हैं, यहाँ तक कि इजराइल और ईरान ये भी इस चीज़ को समझते हैं कि वॉर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो भी सिचुएशन बनी बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी बहुत सारी कॉजेज, बहुत सारे रीजन उस पर बहुत लोग एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं खास तौर से, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि ज़्यादा जो मेजर कंट्रीज हैं उन तमाम जगहों पे फोकस इनका अपना विजन है, फोकस अपना प्रोग्रेस है, फोकस अपना यहाँ के लोगों की रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पीस उस पे है। तो वैसे में अगर कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है ये चाहता। मुझे लगता है कि ये पूरी जो सेंसिबल जितनी भी कंट्रीज हैं, बहुत सी मिसालें हैं, वो ये नहीं चाहती है। और दुनिया के आप तमाम स्टेटमेंट्स देखें, आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो सब एक इकट्ठे यही कह रहे हैं कि कैसे भी इसका जो रिटेलिएशन के नाम पे या डीएस्केलेशन होना चाहिए, कैसे भी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि तरक्की की तरफ बात जाए, ह्यूमैनिटेरियन चीजों को देखें। कुछ लोग इसको जो है वो, जैसा आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि एक बड़ा तबका, एक बड़ा दुनिया का हिस्सा ये चाहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध के हालात नहीं बनने चाहिए। लेकिन उनके मुकाबले एक ऐसा भी तबका है जो हिडन फोर्सेस है, वो चाहते हैं कि युद्ध हो और सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसे में मैं आगे अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ गए हैं, जो न सिर्फ कई वॉर्स को कर चुके हैं बल्कि बहुत जान पर खेलकर उन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इधर मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब, पहले ये बताइए कि इस मौजूदा हालात में भारत के लिए क्या मैसेज है? देखिए, इंटरनेशनल ट्रबल्ड एनवायरनमेंट में जो भारत सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा था, उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। पिछले 3 साल से जो माहौल बना हुआ है, यूक्रेन रशिया वॉर का, चाइना यूएस राइवलरी का, इजराइल में हमास के साथ विद्रोह का, मिडिल ईस्ट के जो सी हैं, पर्शियन गल्फ में सी जो आप लेन्स हैं उसके ऊपर की बात थी। तो इस माहौल में ये चौथा या 5वां जो संकट है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके परिणाम बहुत ही संकीर्ण हो सकते हैं और सबको परेशान कर सकता है। और भारत अकेला इसमें शामिल नहीं है, बाकी लोग भी शामिल हैं। लेकिन मौजूदा तौर पे देखें तो स्टेटवे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोफेसर साहब ने भी बताया, हमारे को तेल की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी ओपेक कंट्रीज़ ने और यूएस ने डिसाइड किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बढ़ाने का, उनकी वो प्रोडक्शन कट करने की। हमारे जो रशिया से ऑयल आता है उसका रास्ता हम ढूंढ रहे थे ईरान के थ्रू। अब ईरान में स्थिति खराब होती है तो वो भी हमें दिक्कत आएगा।
पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते हैं तो वैसे ही कंपनियां जिनको अमेरिका बार करता है वो हमको पेट्रोल नहीं दे पाती हैं, ये भी एक दिक्कत आएगी। तो ऑल कहा जाए तो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पे और इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर खराब होने से सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन जो है बरकरार रहेंगी, चाहे वो सुएज कैनाल से हो या कोई और कारण से हो। तो मैं ये समझता हूँ ये स्थिति बहुत ही गंभीर है और मैं समझता हूँ कि यूरोप के, यूएस के लीडर्स, चाइना, रशिया मिलकर के ये सोचेंगे और तय करेंगे क्या इस युद्ध को भड़काना सही। मेजर जनरल वी के दत्ता जो सर कमेंट कर रहे हैं उस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच कुछ इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ। इराक को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है, जो वॉल के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इराक बगदाद में किन किन हिस्सों में इस वक्त जो जानकारियां मिल रही है, 60 किलोमीटर दूर बगदाद से इस्कंदरिया में यहां पर अटैक हुआ है। देखिए ये एरिया बगदाद से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर हवाई अटैक किया गया है। और दूसरा एक इलाका है कालसो जो कि बगदाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर हवाई हमला हुआ है। हर्षद अल शाबी, इस पर कहा जा रहा है कि इसने ये अटैक कराया है। ईरान समर्थक फोर्स का ये बेस माना जाता है। और हमला किसने किया है, मैं करेक्ट कर दूं बात, हर्षद अल शाबी ईरान समर्थक फोर्स का ये बेस है जहां पर अटैक किया गया है। और साथ ही साथ हमला किसने किया है इस पर अभी तक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा इजराइल अमेरिका पर हमले का शक है। हर्षद अल शाबी यूएस बेस पर अभी तक अटैक करता रहा है, लेकिन अभी तक इस पर किसने अटैक किया है ये क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पर एक की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। एक और वॉल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जनरल वी के दत्ता, मेजर जनरल वी के दत्ता, सर ये बताइए कि इस वक्त जो ये वॉर का सिलसिला चल रहा है, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस पर अटैक कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि तैयारी तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो पीछे पर्दे से हमला कर रही हैं, जिनका सामने आना, बेनकाब होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो करंट सिचुएशन पैदा हुई है, ईरान का जो एक मैसिव असॉल्ट हुआ इजराइल के ऊपर, जिसमें उन्होंने तकरीबन 350 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी कहना है कि ईरान ने अमेरिका को चेताया था कि हम इस समय, इस पीरियड में, इस दौरान ये अटैक करने वाले हैं। और उसके चलते जो इनकी फोर्सेस थी, चाहे इजराइल की एंटी एयर और एंटी मिसाइल फोर्सेस हों, चाहे अमेरिकन जो एयर फोर्स है, यूके की एयर फोर्स, जॉर्डन की एयर डिफेंस और साथ में फ्रेंच की भी एयर फोर्स ने मिलके ये साढ़े की सारी जो 350 के करीब मिसाइल ईरान ने फायर करी, उसको उन्होंने तकरीबन नकारा कर दिया। तो अभी ये ईरान ने क्यों इन्फॉर्मेशन दी, हम किस टाइम करने वाले हैं, किस समय करने वाले हैं, कौन सी विंडो है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि दिमागी तौर पर चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, वो अपना गेम खेल रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हमने अटैक किया, दूसरे कह रहे हैं हमने अटैक किया, कभी विड्रॉ कर ले रहे हैं अटैक के सिस्टम को। ऐसे में भ्रम की स्थिति बनाने की भी कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो अभी इजराइल ने सो कॉल्ड काउंटर अटैक किया है ईरान के ऊपर, इजराइल ने तो उसको कोई बोला ही नहीं है। इजराइल ने तो बोला ही नहीं कि मैंने हमला किया है। हम सारे स्पेकुलेट कर रहे हैं, चाहे हम बोले कि साहब ये इजराइल ने किया है, किसके माध्यम से किया है, मिसाइल कहाँ से फायर हुई हैं, कौन से मिसाइल हुए हैं, कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया है। और वो डिनाइबिलिटी, कोई कहता उन्होंने अजरबैजान की तरफ से कर दिया, कोई कहता साहब मुसाहद के जो एजेंट थे उन्होंने छोटे ड्रोन से ईरान के अंदर से ही उनको अटैक कर दिया। तो ये जो ग्रे एरिया है, ये जान के इसको मेंटेन किया जाता और ये एग्जिस्ट करता है। जब भी युद्ध का युग होता है, ये एरिया एग्जिस्ट करता है जहां पर क्लियरिटी नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही होती है और एक्सपोज करने से बचाया जा रहा होता है। लेकिन इस बीच मनीष का रुख करना चाहती हूँ, इजराइल का ताबड़तोड़ हमला कहाँ हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इराक कालसो बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये अटैक हुआ है जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी। इजराइल का ये ताबड़तोड़ अटैक कहां पर किया गया है? ये किया गया है कालसो बेस, इराक का ये ड्रोन अटैक कहा जा रहा है। यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके अलावा इराक बेबीलोन पर पीएमएफ हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। ये वहां से थोड़ी दूर पर है जहां पर अटैक किया गया है। तीसरा
सीरिया के बारे में जानकारी मिल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस-सुवैदा दारा प्रांत में धमाका होने की खबर आ रही है। यहां पर धमाका हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात की क्लियरिटी, जैसा कि वीके दत्ता साहब कह रहे थे कि क्लियरिटी कहीं भी हो पाना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सिचुएशन में जहां पर हर कोई अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि वो वॉर में एज ले रहा है। इधर ईरान 7 इलाकों में हमला कर चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मनीष, वॉर जोन में कहा जाता है कि दिमागी बढ़त जो शख्स बना लेता है वो युद्ध को जीतने में कामयाबी हासिल करता है, लेकिन इन मौजूदा हालात में भारत के लिए क्या मैसेज है, प्लस ये जो अटैक्स हो रहे हैं इनको लेकर ग्राउंड जीरो से आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बड़ी है। इस बात का जिक्र तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक रैली में भी किया है, और इसी को लेकर वो इकबाल की 2 पंक्तियां हैं कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसविरे हैं आसमानों में। तो हम सब के सामने एक बड़ी चुनौती है, और मिडिल ईस्ट का ये वॉर दरअसल, चाहे आप रूस यूक्रेन से कनेक्ट करके देखिए तो वाकई में भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो दरअसल परसेप्शन से बहुत अलग है। एक तरफ नैरेटिव बिल्डिंग का खेल जारी है, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखें तो जो लोग कह रहे हैं, जो देश स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं लेकिन एक्शन कुछ और ले रहे हैं, और एक्शन ये हो रहा है कि कोई रुकने को तैयार नहीं है, कोई ईगो के नाम पर दूसरे पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। और वही अभी हम देख रहे हैं, चाहे इजराइल का ईरान पर, सीरिया पर, लेबनान पर, इराक पर। अब आप जरा सोचिए, एक इजराइल सीरिया पर जब चाहे अटैक कर सकता है, लेबनान पर जब चाहे अटैक कर सकता है, इराक पर जब चाहे अटैक कर सकता है, और ईरान पर तो हमले के लिए उसके पास लॉजिक भी है। तो यानी कि इन तमाम देशों में कहीं किसी के लिए किसी को भी संप्रभुता की जरूरत नहीं है, या उसको कोई रिस्पेक्ट करने नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो दोनों सुपर पावर हैं, अमेरिका और रूस, चूंकि दोनों ने अपनी खेमेबंदी कर ली है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हालात हैं, और ये किस दौर में जाएंगे, कितनी तबाही लाएंगे, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। जी, और इसीलिए कहा भी जाता है, जो हम लगातार बात भी कर रहे हैं, भारत की चिंता ये बताती है मनीष की किस तरह से लगेगी आग तो आएंगे घर बाकियों के भी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान नहीं है। तो जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका झेल रहा है सिर्फ उन मुल्कों पर असर होगा, ऐसा जो लोग भी समझ रहे हैं, वो सीधे तौर पर मुंह की खाने वाले हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक एक बार फिर से बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण सीरिया में इजराइल का रॉकेट हमला हुआ है। दक्षिण सीरिया को लेकर जानकारी मिल रही है कि इजराइल का रॉकेट हमला, सीरिया के एयर डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर धमाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें हैं। और एक और इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन, लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की हालात के जो इस वक्त जो इनपुट्स आ रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग अटैक है। दक्षिण सीरिया में इजराइल का रॉकेट हमला, सीरिया के एयर डिफेंस ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमले में भारी नुकसान हुआ है, और सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को कंफर्म किया है। एक और बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जो अगली बड़ी खबर है। इसी युद्ध के हालात के मद्देनजर जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान, जी हां, ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान, ईरान के अंदर ही मोसाद करेगा ऑपरेशन। मोसाद के जरिए बदला लेने का संदेश, मोसाद की एंट्री। और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरी तैयारी में लगातार दोनों ही मुल्क लगे हैं, ईरान और इजराइल। और स्ट्रैटेजिकली ये कहा जा रहा है कि कोशिशें ये है कि नुकसान ज्यादा हो, और जब तक नुकसान समझ पाने की क्षमता एक दूसरे की हो तब तक सब कुछ खत्म कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है आज रात को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रात, क्या आज शनिवार की काली रात होगी? आज फिर ईरान पर हो सकता है बड़ा अटैक। इजराइल के हमले को लेकर ईरान में अलर्ट है, ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल से सीधे टकराव से बचने का निर्देश है। सूत्र बता रहे हैं कि ईरानी मीडिया में हमलों को लेकर चर्चाएं हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको जो 3 जानकारियां हमने दी हैं, एक बार फिर से इनका जिक्र कर देती हूँ। आज रात फिर ईरान पर हमला हो सकता है। क्या ये बड़ी जानकारियां आज इस युद्ध में एक नया मोड़ लेकर आएंगी? क्योंकि शनिवार की रात क्या भारी पड़ने वाली है इन दोनों मुल्कों पर। तैयारियां दोनों ही तरफ से पूरी बताई जा रही हैं। एयर डिफेंस ठिकानों को लेकर इंफॉर्मेशन ये मिल रही है इस वक्त की यहाँ पर टारगेटेड अटैक किए गए हैं। ईरान के अंदर हमले का मोसाद प्लान तैयार है। सीधे टकराव से बचने का निर्देश भी सूत्रों के हवाले से दिया गया है। प्रोफेसर अमिताभ, इन 3 ब्रेकिंग के जरिए युद्ध के इस पॉइंट को बताइए जरा व्यूअर्स को।
देखिए, इजराइल पर अटैक ईरान पहले तो मुझे नहीं लग रहा है करेगा। क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है कि अमेरिका इसके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ईरान अटैक कर दे इजराइल पे किसी न किसी, चाहे उसके इंटरेस्ट पे, तब अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा। और अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में। उसको दरकिनार करके इजराइल ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे अभी जो सीरिया पे जो अटैक हुआ था उनके कॉन्सुलेट पे, ईरानी कॉन्सुलेट पे, उस पे इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखा था। और बाद में जब उनको पता चला कि ये अटैक उनके द्वारा किया गया है तो उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। लेकिन जिस तरह से हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जो इजराइल की भीतरी हालत है, वो चाहते हैं कि जो गजा पे अटैक हुआ है इजरायली फोर्सेस का आईडीएफ पे, उससे ध्यान बटाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, बिन्यामिन नेतन्याहू इस समय काफ़ी वीक पड़े हैं। वो जानते हैं कि अगर गजा का युद्ध खत्म होता है तो सारा दारोमदार इस युद्ध का उन्हीं पर फोड़ा जाएगा। यानी उनको ये लगता है कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाए गजा में तो उनके दिन नंबर्ड हैं। यानी वो किसी भी तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू इस वॉर को विस्तृत बनाना चाहते हैं और अमेरिका किसी भी हालत में इस वॉर को विस्तृत बनाने नहीं देना चाहता है। और ये जितने भी इराक में हमले हो रहे हैं या जो ईरानियन इंटरेस्ट पे हमले हो रहे हैं इस रीजन में, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा कि इसमें इजराइल का ही हाथ है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा, 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, जो कहा जाता था सीरिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है, उस पे इजराइल ने अटैक किया था। 12 साल तक उसने ओन अप नहीं किया। 2019 में जाके वो ओन अप करता है कि हाँ, हमने अटैक किया था। तो ये किसी को शक नहीं होगा कि इजराइल ही ईरान के खिलाफ जितने इंटरेस्ट है उस पे अटैक कर रहा है। सर, इस बीच मैं एक ऐसा डेटा अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हूं जो बताएंगे कि युद्ध से हमें क्या हासिल होता है। 2 साल के युद्ध काल में कहां कितने लोग मारे गए हैं, यानी हमने कितने अपनों को खो दिया है। एक डेटा सामने आया है, रूस में 50,000, यूक्रेन में 41,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन की बात की जाए तो वहां पर 34,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इजराइल में, वो इजराइल जो सबसे ज्यादा इस युद्ध के टाइम में एक्टिव मोड में है, वहां पर 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई। और इसी तरह आर्मीनिया में 3800 लोगों की जान गई है। अजरबैजान की बात करें तो वहां पर 2800 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 1,33,00,000 से ज्यादा है। और मारे गए लोगों में सिविलियन के साथ साथ सैनिक भी शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर हम डेटा को देखें तो कोई भी इस वॉर के हालात में बचा नहीं है। जो भी निशाने पर आए हैं उसने अपनी जान को गंवा दिया है। आसिफ रमीज दाऊदी, इस वॉर के हालात में एक बड़ा फैक्ट तो ये है कि चाहे आम हो खास हो, सबकी जाने जाती हैं। लेकिन इजराइल की जो इस वक्त स्ट्रैटेजिक मूव है उसको लेकर जो एक कहा जाता है कि प्रेशर टैक्टिक्स, क्या उसको लेकर फेल साबित होते हुए दिख रहे हैं दूसरे मुल्क? देखें, सबसे पहली बात जो डेटा आपने बताया 1 करोड़ से ज़्यादा, बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। और अगर आपने उसमें फ़लस्तीन का भी जिक्र किया, लगभग 35,000 लोग वहाँ पे गए। और ये मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इजराइल का डायरेक्ट उससे कनेक्शन है। अब देखें, ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, इंटरनेशनल लॉज की बात चल रही है। सर, मैं एक फिगर करेक्ट कर देती हूँ। ये फिगर आपने अपने उसमें भी बोला है, कुल मिलाकर ये जो डेटा है वो 1,33,000 से ज्यादा का है। ये मैं करेक्शन चाहती हूँ इस डेटा में। कंटिन्यू सर। ठीक है, तो अब उसमें भी देखें, और 35,000 अगर हम सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं या इजराइल का उसमें कनेक्शन है, तो ये देख रहे हैं कि अभी कई महीनों से, मतलब अक्टूबर के बाद से ये जिक्र चल रहा है कि किस तरीके से इजराइल में इंटरनेशनल लॉज के या वॉरफेयर के जो रूल्स होते हैं उसको दरकिनार करते हुए कैसे वहां पे तबाही मचाई। ये दुनिया जानती है, ये यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट से सबने इस पे कोशिश की कि कैसे भी सीज फायर हो जाए, कैसे जाने बचे, और वो जाने बची नहीं। उसके बाद सिलसिला ये शुरू हो गया। तो अभी कई ममालिक ने इस पे अपनी अपनी राय दी डीएस्केलेशन में, जिसमें एक आदमी जैसे ओमान ने यह भी कहा कि इसके रूट कॉज को देखने की सख्त
जरूरत है। आखिर इतनी जानें जो जा रही है, 1 लाख से ज्यादा, अभी कुछ चंद सालों की बात कर रहे, एक एक जान कीमती होती है, इतनी जानें जा रही है, उसका अल्टीमेट कहीं ना कहीं असर हर एक इंसान पे, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे जापान में हो, सब पे होता है। तो उसके बारे में सोचेगा कौन? तो अगर हम यहाँ पे रूट कॉज की बात नहीं करें, जो थिंक टैंक है, जो वैसी बॉडीज हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात करें, चाहे जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि अभी के इन तमाम चीजों के रूट कॉज पे जाके उसका हल निकालने की कोशिश की जाए। और अगर कोई भी ऐसा मुल्क है जो कहीं भी, चाहे वो दादागिरी कर रहा हो या रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा हो या मासूमों की जान लेने की जो भी वजह दे के कर रहा हो, उस पर रोक तो लगना चाहिए, क्योंकि जान बहुत इंसानियत की बात होनी चाहिए। और वो कौन करेगा? क्योंकि दुनिया जो है 2 हिस्सों में बंट गई है, अलग अलग खेमों में है, और सबको अपना अपना फायदा दिखता है, वो उसको भड़काता, वो उसको भड़काता, और कैसे भी मासूमों की जानें चली जाती रहती हैं। और उसका असर सीधा हमारी जेब में, अगर हम हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, वहां पे भी दिखता है। और अगर आप मिडिल ईस्ट में भी देखें कैसे दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के, कैसे दूसरे जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस है, कोई छोटी मामूली चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वापस मैं उस पर आ रहा हूं कि यहाँ की जो सोच है, जिस तरीके से मैंने खुद देखा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई तबाही हो, कोई वॉर हो। और मेजर कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर से इस पूरे गल्फ रीजन की, कि ये नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे पावर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इसमें और भी घी का काम देके, घी डाल के कुछ उसमें आग को और बढ़ाया जाए। लेकिन जरूरत यहाँ पे समझने की ये है कि यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, उनके रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। 6 महीने से इजराइल जो करता चला आ रहा है, अभी अमेरिका ने कहा कि हम ठीक है, उसको अगर वो डिफेंड करता है तो ठीक है, ऑफेंसिव होने में हम उसके साथ नहीं है ईरान के, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तमाम चीजें सामने आई। अब ये रिटेलिएशन के नाम पे अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में कितना नुकसान हो सकता है, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। और सर, अगर ये ट्रेंड बन गया, अगर ये ट्रेंड बन जाता है, इजराइल ईरान जैसे युद्ध, और हमने बीते 2-3 वर्षों में भी देखा, अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो फिर तो हर बार एक मजबूत मुल्क एक कमजोर मुल्क को टारगेट करने की कोशिश करेगा। कमजोर मुल्क की कमियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर ये तो एक सिलसिला, एक पैटर्न सेट हो जाएगा जिस पर बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है आने वाले वक्त में। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। इधर बड़ी खबर, इजराइल के टारगेट पर, ईरान के परमाणु ठिकाने नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल स्ट्राइक। इजराइल ने S-300 एयर डिफेंस रडार पर हमला बोला है। हमले में ईरान के S-300 एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा है, अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराया हुआ है और ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से डिफेंस एक्सपर्ट चिंतित हैं। इजराइल के पलटवार से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, परमाणु हमला इस बार पहली दफे नहीं है कि इस बात का जिक्र हो रहा हो, लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि तैयारियां, जिस भी मुल्क में सबसे ज्यादा हैवी रणनीति है वो तैयार रखता है, सबसे पहले उसकी तरफ से ऐसे सुगबुगाहट आती है कि परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से डिफेंस एक्सपर्ट चिंतित बताए जा रहे हैं और इस चिंता को लेकर देखिए, मैं एक बार फिर से इन 2 ब्रेकिंग्स का जिक्र करना चाहती हूं। जो अमेरिकी मीडिया के जरिए दावा हुआ है वो इजरायली टारगेट पर, ईरानी परमाणु बेस पर अटैक करने को लेकर है। जो चिंता की बात है, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा इससे बढ़ता नजर आ रहा है, जो लगातार परेशान करने वाली खबर है। इधर पेंटागन ने पहली बार AI जेट का टेस्ट किया है। ये हमारे सहयोगी मनीष झा ने खबर ब्रेक की थी और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। X-62A रोबोटिक जेट की F-16 से टक्कर हुई है और इस टेस्ट में F-16 की हुई है हार। भविष्य में AI से जेट नियंत्रित करेगा पेंटागन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिस पर मैं अभी थोड़ी देर में मनीष का भी कमेंट लूंगी कि आखिर ये तैयारी किस ओर इशारा करती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बताती है कि अब AI वॉर आने वाली है और AI वॉर की न सिर्फ तैयारियां बल्कि अब ग्राउंड जीरो पर इसके इस वक्त सबूत मिल रहे हैं। इधर बड़ी जानकारी, इजराइल पर युद्ध में AI के इस्तेमाल का आरोप है और युद्ध में AI से हमले में खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ट्रेंड पायलट्स को भी मात दे सकता है AI और इजराइल के पास 2 AI प्रोग्राम है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि 3 AI प्रोग्राम है। मैं कंफर्मेशन ले लेती हूं मनीष झा से। मनीष 2 AI प्रोग्राम्स है या 3 AI प्रोग्राम्स है, प्लीज डिटेल दीजिए और किस तरह से ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यही युद्ध की असली वो तस्वीर है
जो कि सबको चिंता में लाने वाली है, क्योंकि आप युद्ध में जब देखते हैं, हर युद्ध में आपको नए हथियारों की एंट्री होती है। रूस यूक्रेन युद्ध में आपने ड्रोन वॉरफेयर के तौर पर देखा, वहीं इजराइल और मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में एआई की एंट्री हुई। और एआई की एंट्री में यह है कि आज की तारीख में इजरायली सेना गॉस्पेल, लेवेंडर और इस तरह के कई और एआई प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रही है, जिसको लेकर स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये आरोप लगाया इजराइल पर कि इस एआई के जरिए, चूंकि आईडीएफ जब टारगेट सेलेक्ट कर रही है तो ज्यादा तबाही हो रही है, यानी ज्यादा सिविलियन मारे जा रहे हैं। जो आंकड़े हमने अभी लोगों के मरने के दिखाए, देखिए ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, असलियत तो कई गुना ज्यादा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाली कंपनियां नया हथियार लॉन्च कर रही है, और फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र हो या मिडिल ईस्ट का युद्ध क्षेत्र हो, ये उनके लिए महज एक लैब की तरह है। और अभी जो हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने जो नया हथियार बनाया है जो वो ईरान पर इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या है कि अमेरिका के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके लिए एक धंधा है, आप गंदा कहें लेकिन धंधा यही है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप पिछले 3 साल में देख लीजिए, सारे हथियार बनाने वाली कंपनियों के प्रॉफिट आसमान में चले गए हैं और बदले में लाखों लोगों की जानें जा रही है। जी, तो 2 एआई प्रोग्राम्स का जिक्र अभी मनीष आपने किया, उनका डिटेल भी हम अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। युद्ध में एआई की एंट्री बहुत डराने वाली है। जी हाँ, बहुत डराने वाली है। गाजा वॉर में इसके इस्तेमाल से हड़कंप मचा है। तो सवाल यही है कि इजराइल के पास ऐसे कितने हथियार है? इजराइल के पास इस समय कहा जा रहा है कि एआई वेपन्स तैयार हैं। इनमें एक का नाम है लेवेंडर, दूसरे का नाम है हाबसोरा, जिसे हिब्रू में गॉस्पेल भी कहते हैं। और लेवेंडर डेटा पर ज्यादा निर्भर रहता है और इसमें 10% तक एरर मार्जिन है। मतलब लेवेंडर 100 में 10 बार गलत भी हो सकता है। और ये परसेंटेज कोई छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाबसोरा सिस्टम एक ही दिन में 100 लक्ष्य तय कर सकता है और ये ड्रोन फुटेज और सर्विलेंस डेटा का इस्तेमाल करता है। डेटा की स्कैनिंग के बाद सटीक लोकेशन देता है और हाबसोरा मारे गए लोगों का सटीक डेटा भी बता देता है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भी रोबोटिक कॉम्बैट सिस्टम है और जून 2023 में आई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि चीन एआई के जरिए अब तक की सबसे खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में मनीष, एक बार फिर से मुझे जरा बता दीजिए कि ये जो एआई का खतरा है, ये इस युद्ध को एक नया मोड़ देगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, विध्वंसक होगा, विनाशकारी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जो आईडीएफ एआई का इस्तेमाल करके गाजा में ऑपरेशन कर रही है, जिसकी वजह से 33-34 हजार लोग मारे गए हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एआई आपको एक साथ 100-200 टारगेट देता है और फिर उस पर जैसे ही कमांड मिलता है तो फिर फाइटर जेट से आप हमला करते हैं और बहुत संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब अगर नॉर्मल कोई सेना होती तो वो एक साथ इतने टारगेट को एक बार में सेलेक्ट नहीं कर सकती है। और फिर दूसरी बात है कि कम से कम एक इंसान के तौर पर आप तमाम तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि यहाँ कितने सिविलियन लोग हो सकते हैं, उन पर अटैक करना चाहिए या नहीं। मशीन को इस इमोशन से मतलब नहीं है और इसी का सबसे बड़ा उत्कृष्ट रूप है जो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया। एक इन्फॉर्मेशन और मैं करेक्ट करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर जरूर डिटेल दें। देखिए, 100 में से 10% एरर, ये बहुत बड़ा फिगर है। बिल्कुल। देखिए, एक अटैक में कम से कम अगर 1000 लोग मारे गए और 10 अगर गलत हो गया तो 10,000 तो यूं ही मारे चले गए। तो इस तरह के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अभी तक तो हम केवल ड्रोन के फुटेज के आधार पर जब टारगेट करते थे, आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका पर लगातार आरोप लगे थे जब अफगानिस्तान में ड्रोन के जरिए अटैक किए गए थे और बहुत सिविलियन मारे गए थे। लेकिन इजराइल के कार्रवाई में तो हद ही मच गई और एआई के जरिए किए गए तमाम कार्रवाई के जरिए आज आप देखिए कि 33-34 हजार लोग मारे गए। क्योंकि जब आप एआई के जरिए टारगेट सेलेक्ट करते हैं तो आप इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर रिलीफ कैंप है। आपके लिए वो सिर्फ टारगेट दिखता है क्योंकि आपका जो मशीन है वो ये बता रहा होता है कि यहाँ पर दुश्मन मौजूद है और बस दुश्मन को मारने के लिए आप बस हमला कर दीजिए। अब दिक्कत यह है कि ये केवल यहीं तक नहीं रुका है। हम जो दिखा रहे हैं तस्वीर अभी अपने दर्शकों को, ये तस्वीर है कि एआई का फाइटर जेट और असली फाइटर जेट के बीच जंग होती है। एआई का पायलट जो है वो जीत रहा है। मतलब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि F-16 पर एआई का पायलट बैठा हुआ है। मैं इसी पर एक कमेंट मनीष लेना चाहती हूँ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार का। सर, एआई की एंट्री इस युद्ध में एक नया टर्न कैसे लाएगी और ये कैसे खतरनाक होगा? क्योंकि एआई जब लड़ेगा तो उसके चांसेस जीत के ज्यादा होंगे और हार के कम होंगे। हालांकि अभी भी उस पर लगातार काम हो रहा है ताकि वो और ज्यादा वो जो गलती की गुंजाइशें हैं वो खत्म होती हुई दिखे। ऐसे में ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक कैसे साबित होगा? देखिए, एआई की जो क्षमता है
वो सबको मालूम है, हर एक देश इसमें लगा हुआ है। जहाँ तक एक विध्वंस वेपन का सवाल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लिथैलिटी और दूसरा है एक्यूरेसी, एआई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर उसको हम पूरा एक पहले रूप में देखें तो आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, उसके बाद में अनआर्म्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यूएवी हो गए हैं, ड्रोन्स हो गए हैं, और डेटा का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा विध्वंसक वेपन सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो तकनीकी के मामले में बहुत ही आगे हैं अपने क्या कहते हैं। अभी सर हम इजरायली अभी लगातार हम डिफेंस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मैं व्यूअर्स को देना चाहती हूँ ये खबर। इजरायली डिफेंस फोर्स पर साइबर अटैक होने की जानकारी मिल रही है और हैकर्स का 20 GB से ज्यादा डेटा चुराने का दावा किया गया है। IDF के चुराए गए डेटा में करीब 2.5 लाख दस्तावेज द यरूशलम पोस्ट ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस वक्त इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत सटीक काम कर रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स पर साइबर अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर मैं बता दूं कि इजराइल के परमाणु बेस किस तरह से रडार्स जो है वहां पर हमले का ईरान में जश्न मना है। अब देखिए ये जश्न की तस्वीरें, कहाँ एक तरफ ब्रूटैलिटी हो रही है, कहाँ इस वक्त लगातार विध्वंस का माहौल बना हुआ है। और उस विध्वंस में जब अचीवमेंट हो रही है तो वो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त ईरान से। ईरान को ऐसा लगता है कि वो युद्ध में एज पर है, लेकिन इस वक्त ये कह पाना कि क्या इजराइल जीत की तरफ बढ़ रहा है या ईरान, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सच है कि सब कुछ तबाह हो रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें तेहरान मार्च में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे गूंजे हैं। तेहरान मार्च में हजारों की भीड़ सड़कों पर आपको नजर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है ईरान पर इजराइल के हमले के बाद बोला चीन, दोनों देशों में युद्ध की संभावना बढ़ी है। चीन ने कहा है ईरान इजराइल तनाव और बढ़ने के खिलाफ है और तनाव कम करने में भूमिका निभाने को तैयार है। वो चीन जो लगातार कहा जाता है कि पूरी तरह से इस वक्त ऐसे मुल्कों को टारगेट कर रहा है जिनके पास ऐसी स्थिति है कि वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं, वो चीन ये कह रहे हैं कि वो तनाव कम करने की भूमिका निभा रहे हैं। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन 3 ब्रेकिंग्स के साथ मैं रुख करना चाहती हूँ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब का। सर, चीन ये कह रहा है कि वो तनाव कम करने की भूमिका निभा रहा है, निभाने को तैयार है। क्या आपको लगता है कि चीन की तरफ से ये जो बातें कही जा रही हैं इन पर रत्ती भर भी भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप ओवरऑल कैनवस देखें ये जियो पॉलिटिक्स का, रूस यूक्रेन की जंग, एक तरफ पूरा नाटो अमेरिका, और वो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और 2 साल से ज़्यादा युद्ध वो चल रहा है। अभी रूस के साथ में ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने तीनों ने मिलकर आपस में जो मदद करी। ईरान ने अपने जो ड्रोन्स दिए रशिया को और उसके माध्यम से उन्होंने जो यूक्रेन के ऊपर हमले करे। तो अभी क्या था कि रूस ये चाहता था कि किसी प्रकार अमेरिका को काउंटर किया जाए, और वो काउंटर करने के लिए चेस का एक गेम खेला गया जिसके अंदर हमास ने हमला कर दिया 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर। तो सारा फोकस यूक्रेन से हट के अभी कहाँ पे आ गया? मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ईरान, इजराइल। अभी आप सोचिए आज के दिन, अभी आप रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में कोई बात कर रहे हैं, लोग भूल गए तकरीबन। अभी क्या हो रहा है? ईरान, इजराइल। अगर कोई न्यूक्लियर फ्लेयर अप हुआ तो वो रशिया और अमेरिका का नहीं होगा, वो ईरान और ईरान का हो जाएगा, इजराइल और इजराइल का हो गया। और ये आप मान के चलिए, क्योंकि इजराइल को पता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो उसका जो एग्जिस्टेंशियल जो उसका खतरा है, उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा है, वो और बढ़ जाएगा। और इसीलिए तो इजराइल ईरान के परमाणु बेसिस पर अटैक कर रहा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग भी दिखाई। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका में यूक्रेन इजराइल की मदद पर मोहर लगी है। प्रतिनिधि सभा में पैकेज पर मोहर लगी है। पैकेज है $95 बिलियन। इस पैकेज को सदन ने मंजूरी दी है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन देखो हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी संसद में पैकेज पर मोहर, और ये पैकेज यूक्रेन इजराइल की मदद के लिए। एक और बड़ी जानकारी आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, ईरान इजराइल टेंशन का उड़ान पर सीधा असर हुआ है। ये इंफॉर्मेशन जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, वॉर जोन से लगातार तस्वीरें आ रही है। पोलैंड की LOT एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द की है। तेल अवीव और बेरूत के लिए सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। वॉर्सो से इजराइल के लिए
कोई उड़ान नहीं होगी। और आपको यहाँ ये भी बता दें, तेल अवीव के लिए भारत ने भी इस वक्त उड़ानों को रद्द किया है। 30 अप्रैल तक वो उड़ानें रद्द रहेंगी। एक और इंफॉर्मेशन आ रही है जर्मन एयरलाइंस को लेकर। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने रद्द की है उड़ानें। इजराइल और इराक के लिए सभी उड़ानें निलंबित की गई हैं। इजराइल का ईरान पर हमले के बाद उड़ान रद्द करने का फैसला हुआ है। तेल अवीव और इरबिल की सेवाएं रद्द की गई हैं। 30 अप्रैल तक लुफ्थांसा की तेहरान के लिए उड़ानें बंद करने की इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी कि पूरा का पूरा जो अप्रैल महीना है, अब वहां पर इस वक्त उड़ानें नहीं पहुंचने वाली है। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, तेल अवीव के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें भी रद्द करने की इंफॉर्मेशन है। 2 मई तक तेल अवीव के लिए सारी उड़ानें रद्द। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर उड़ानें रद्द की गई हैं। एक बार फिर से ये तीनों ब्रेकिंग्स आप देख लीजिए विजुअल्स के साथ, जो बता रहे हैं कि अब हवाई जो सेवाएं हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अगर हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है तो आप सोचिए कि किस तरह से इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। युद्ध का अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, इसको मैं दिखाती हूँ। युद्ध पर अर्थव्यवस्था, युद्ध इस वक्त जो चल रहा है उस पर अगर हम हालातों को देखें तो अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा सकती है, आइए इसका भी एक डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। 2022 में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 30% की कमी आई है और युद्ध खत्म होने तक ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन की जीडीपी 2022 में 3.5% थी, जो 2023 में 0 के नीचे चली गई है। अभी के वॉर जोन मिडिल ईस्ट में 2024 के लिए जीडीपी अनुमान पहले 3.3% था, जिसे आईएमएफ ने घटाकर 2.6 यानी लगभग 1% डाउन हो गया है। इजराइल की जीडीपी में भी भारी गिरावट दिख रही है। 2022 में इसके बढ़ने का आंकड़ा था 6.5% था, जो 2023 में 2% रह गया। और अब सोचिए कि इस तरह के हालात बनते रहते हैं तो और ज्यादा मुसीबतें बढ़ेंगी इकोनॉमी के लिहाज से। मिडिल ईस्ट युद्ध रूस यूक्रेन से ज्यादा खतरनाक क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादक वो देश कहा जाता है जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक। इसलिए इस इलाके में जंग कई देशों को अलग अलग तरह से प्रभावित करेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं, आर्थिक तरक्की को नुकसान पहुंचने का खतरा है, निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा समुद्री रूट पर हमले से माल ढुलाई में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ हमारे गेस्ट वीके दत्ता साहब का, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब। सर, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी उन देशों की जो लगातार यहाँ से प्रोडक्ट को उत्पाद करवाते हैं, और ऐसे में इस हालात के बीच कैसे ग्लोबली सब कुछ चरमरा सकता है इस युद्ध की वजह से। बिल्कुल, जो इफेक्ट रशिया यूक्रेन वॉर का हुआ ऑयल प्राइसेस के ऊपर, गैस प्राइसेस के ऊपर, फूड ग्रेन के ऊपर, वो सारी दुनिया ने देखा। और जो मुल्क अपने सेल्फ रिलायंट नहीं थे उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। और इस माहौल में भी हिंदुस्तान में भारत ने जो क्रूड ऑयल लिया रशिया से, उसको रिफाइन करके वेस्ट को बेचा एट इंटरनेशनल प्राइजेस। तो आप देखिए कि इस माहौल के अंदर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस प्रकार काम करी। अभी जो ये मिडिल ईस्ट और ये वेस्ट एशिया का सिनेरियो है, इसके अंदर भी ऑयल प्राइसेस के ऊपर असर पड़ेगा। इसकी जो सी लेन्स है, चाहे वो रेड सी के माध्यम से हो, स्विस कैनाल के माध्यम से हो, गल्फ की तरफ से हो, जो गल्फ ऑफ ओमान, या जो आप ईरान की जो ये गल्फ बनती है, आपकी अरेबियन सी है, और इस तरफ जो आपको पहले ही मालूम है कि चीन में जो इंडो पैसिफिक का मसला चल रहा था। तो जितनी सी लेन्स हैं वो इनसिक्योर हो गई हैं। अगर आपका मूवमेंट नहीं हो सकता, आपके गुड्स नहीं आ जा सकते, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। और वो मुल्क जो सेल्फ रिलायंट नहीं है आज के दिन में, उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिए भारत में भी एक मजबूत सरकार होना, अपनी सेल्फ रिलायंस होना हर एक मामले में, चाहे डिफेंस हो। अमिताभ जी को मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। अमिताभ जी, बहुत जरूरी है। जैसे अभी सर कह रहे हैं, अमिताभ जी जरा ये बताइए, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो सिर्फ पॉकेट पर ही हम बात करें कि असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पूरी से पूरा का जो दुनिया का इकोनॉमी का स्तर है वो किस तरह से गिर जाएगा, वो एक डेटा हमने पिछले 2-3 सालों का दिखाया। लेकिन अब इस वक्त मिडिल ईस्ट जो देश हैं वहां पर टारगेटेड अटैक करने की जितनी प्रबल संभावना है, ऐसे में फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपको क्या लगता है, जो पॉइंटर्स, जो खतरे के सायरन्स हैं? देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है, इस जो युद्ध की स्थिति बनी हो यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में और ताइवान के तरफ, भारत एक बहुत वल्नरेबल स्थिति में है। भारत ने
टेररिस्ट अटैक जो हुए थे गजा पे हमास द्वारा, उसको पुरजोर विरोध किया था और हम इजराइल के साथ खड़े देखे थे। लेकिन जैसे हालात बदलते गए, धीरे धीरे भारत ने अपना उस मुखर जो साथ था इजराइल का, और भारत ने नहीं, दुनिया के कई देशों ने इजराइल का से अपना साथ थोड़ा पीछे किया। रही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी, देखिए पिछले 30 साल में भारत ने जो प्रगति की है लिबरलाइजेशन के आने के बाद, उसका सबसे बड़ा दारोमदार इस पे था कि हमने युद्ध की संभावना को नकारा था, और युद्ध हुए ही नहीं, कोई मेजर वॉर नहीं हुआ, भारत किसी मेजर वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ इस पीरियड में, तो हमें उसका पीस डिविडेंड मिला है। अब वो 30 साल बाद यूक्रेन युद्ध का और इजराइल के जो संकट चल रहा है, उसका अब हमें वॉर डिविडेंड देखना होगा, और इसका इम्पैक्ट न कि सिर्फ भारत के बल्कि यूरोपियन इकोनॉमी पे। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में जो जर्मन इकोनॉमी है वो सिर्फ 0.2% बढ़ी है, जो पिछले साल यानी 2022 के पहले वो करीब 3.5% बढ़ी थी। वो रिसेशन में जाने के कगार पे है। जापान की इकोनॉमी रिसेशन के जाने के कगार पे है। चाइना की इकोनॉमी पीछे गड़बड़ाई थी, अब थोड़ी स्थिर हुई है। अब जो स्थिति बन रही है, भारत का फॉरेन पॉलिसी जो है एकदम इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड होना चाहिए। जिस तरह हमने रूस से तेल खरीदने का डिसीजन लिया, जो बहुत एक वाइज डिसीजन था सरकार का, उसी तरह के एक ऐसे डिसीजन को भी हमें लेना पड़ेगा आने वाले समय में कि भारत की इकोनॉमी को जो ऑयल प्राइस के स्पाइक्स होंगे उससे कैसे बताया जाए, क्योंकि भारत, जैसे मैंने पहले भी कहा, 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, और भारत की इकोनॉमी बहुत एक अस्थिर स्थिति में आ जाती है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। हमारे जितने भी जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जनधन योजना, चाहे जो गरीबों को अनाज देने की सुविधा है, उस पर सब्सिडी जो देती है वो सब्सिडी कम होने लगी, क्योंकि हम तेल को सब्सिडाइज करने लगे। सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आने वाले वक्त में भारत में लोगों को महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या ये इस युद्ध का एक बहुत टेकिंग अवे पॉइंट होगा? नहीं, तैयार जो स्थिति बन रही है उसमें हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड, सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, मुद्रास्फीति ही नहीं, बल्कि हमें वॉर जैसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जो दुनिया में टेंशन हो रही उनको लेकर। लेकिन जो इमीडिएट इंपैक्ट होगा, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर बढ़ता है तो वो तेल के प्राइसेस पर होगा, और हमारे जो फूड बास्केट है उसका प्राइस बढ़ेगा। और जाहिर है भारत जैसा जो एक डेवलपिंग राज्य है, और मतलब अभी जो ईरान और इजराइल में हालात है, मैसेजेस बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, और अगर ऐसे हालात और ज्यादा विनाशक होते हैं तो ये समझिए कि ग्लोबली इंपैक्ट होगा, और सीधे तौर पर इकोनॉमी पर ऐसा बड़ा हथौड़ा पड़ेगा जिसको हाल फिलहाल 1-1.5-2 साल तक संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा।